साथ में इस समय हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरुण चौधरी जी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब अपने पहाड़ी क्षेत्रों में एक सबसे बड़ी समस्या है मिर्गी पेशेंट की, और आपसे बेहतर इसका एक्सप्लेन कोई कर नहीं पाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन या यह बीमारी कैसे होती है? मिर्गी का दौर जो पड़ता है, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक वेव्स बनते हैं वो सडनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से एकदम का झटका आ जाता है। ये किसी भी एज में शुरुआत हो सकती है, बच्चों से लेकर आगे बड़ों में भी हो सकती है। इसका दौरा कब पड़ेगा ये कह नहीं सकते, और इसका इलाज जो है कोई परमानेंट इलाज नहीं है, दवाई चलती रहेगी। बस मिर्गी का दौर आने के बाद उसको संभालना जो होता है उसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। वो लेंगे तो आदमी इससे इमीडिएटली बाहर आ जाता है, क्योंकि आप उसको ठंडे पानी से नहलवा दो करो तो इससे एक अच्छा हो जाता है। तो ये बीमारी खतरनाक जानलेवा नहीं है, लेकिन मिर्गी की बीमारी जिनको है उनको थोड़ा सा, जैसे ऐसे कोई प्लेसेस की जहाँ पे दौरा आगे गिर गए तो प्राण पे संकट आ जाए, ऐसी जगह थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, या जाए तो साथ में किसी को लेके जाए, वो बढ़िया रहता यह जो बीमारी होती है, क्या यह वंशानुगत होती है, या ये कभी भी किसी भी समय पर इसकी उम्र की कोई वो सीमा नहीं होती है? बच्चों में भी और 30-35 साल के बाद भी कभी भी किसी व्यक्ति को भी हो जा रहा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 50 से 60 साल के व्यक्ति को भी अचानक से इस प्रकार के दौरे आने का भी जो है मेरे पास अभी सूचनाएँ हैं। है। कुछ इसमें हेरिडिटरी, यानी किसी आपके फैमिली में मदर साइड में हो या फादर साइड में हो तो संभावना थोड़ी अधिक होती है। ज़रूरी नहीं है किसी परिवार में है तो सभी को वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ी सी संभावना रहती है। अब कई बार कोई स्ट्रेस हो जाता है, एकदम सा कोई मानसिक दबाव हो गया, किसी प्रकार का शॉक लग गया, तो झटके आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। 25 साल तक कभी उसको आया नहीं और 25वें साल में आ गया। हो सकता है हर महीने में आ जाए, किसी को हर सप्ताह में आ जाए, किसी को एक बार आ गया 2-3 साल नहीं आ जाए और आए भी नहीं। ये संभावना बनती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मिर्गी एक बार आ गई तो लगातार आती ही रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस कितना होता है, आपका एनवायरनमेंट क्या और आपकी दवाई कैसे चल रही है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। लेकिन इसकी दवाइयाँ निर्भर कंटिन्यूसली लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा कई पेशेंटों में हमने ये भी देखा है, तो उसका एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया है, महीने में 1 बार। और मेरे पास 1-2 ऐसे पेशेंट हैं जिनका एक टाइम पीरियड ऐसा सेट हो गया है, जैसे अमावस्या की रात। कई लोग इसको जो है दूसरे तरीके से भी, धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं कि अमावस्या की रात को यह दौरे ज़्यादा पड़ने की संभावना रहती है। क्या ये वाक़ई में है, या ये सिर्फ़ एक संयोग है? हम ल्यूनाटिक पेशेंट कहते हैं। ल्यूनाटिक मीन्स हमारा चंद्रमा की जो गति और चंद्रमा का जो परिक्रमा और पृथ्वी के नज़दीक होना, दूर होना, इसके ऊपर जैसे ज्वार भाटा आते हैं उसके समुद्र में। उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसमें जो है चढ़ाव उतार हो जाता है, और उससे ये झटके प्रेशर की वजह से आते हैं, जिनको हम ल्यूनाटिक कहते हैं। ल्यूनाटिक मतलब ही है चंद्रमा से संबंधित है। तो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या आपका ग्रहण है ना, उन दरमियान जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का चेंज होता है, फर्क पड़ता है, इसी प्रकार का असर हमारे शरीर पर, ब्रेन पर पड़ता है। इनको ल्यूनाटिक कैटेगरी ही बनाई है। दूसरा एक बिंदु है सर अपने पास में, जैसे बहुत सारे लोग आजकल के जैसे दौर में नशे के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज आने वाली जो पीढ़ी है वो पैदा होने से ही जो है 15-20 साल से या 10-12 साल से ही जो है एक गलत माहौल में ढलने के बाद नशे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे हो गए हैं जो नशे के बिल्कुल बहुत ज़्यादा आदी हो हाँ गए जी। हैं। वो बिल्कुल एकदम से नशे से कैसे उनको दूर किया जाए, और कभी-कभी उनमें जो है जो हम कहते हैं कि पागलपन जैसा उनका एक माहौल बन जाना।
ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है और अगर कोई पागलपन जैसी स्थिति में आ जाता है नशे के रूप में, तो नशे से कैसे उसको मुक्त किया जा सकता है और कैसे वह उससे दूर किया जा सकता नशा विभिन्न प्रकार का है और नशे की आदत और नशे की लत जो लग जाती है वो एक होता है कि एक तो बच्चों आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या रहते हो जिस माहौल में उन बच्चों से पेयर प्रेशर होता है कि हाँ कोई मेरा दोस्त कर रहा है तो उसको करें। और एक ज़माना चला कि एडवर्टाइजमेंट चले, धर्मेंद्र भी जो है कश लगा के कहते थे कि जोश आता है ये आता है, और वो एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया बना। और एक शॉर्ट इससे पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं कि आपस में इर्द गिर्द जो बच्चे रहते हैं वो देखते हो, उससे एक नशे का आदि लोग हो रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं अपना मन लगाने के लिए, हमें रिक्रिएशन करने के लिए। तो पेरेंट्स का पहला धर्म बनता है, वो बनता है कि बच्चे के ऊपर नज़र रखे, उसका सर्कल क्या है ये अकेला नहीं करता, सर्कल में कोई है तो वो करता है। कई बार ऑफ़र दी जाती है, कई बार होता है वो भी ले रहा है, थोड़ा एक बार करके देख ले। और एक बार करने से ऐसे इसमें केमिकल्स होते हैं वो आपको डिपेंडेंस बना देते हैं, नशे की आदी कर लेते हैं वो लिए बिना। ऐसे ऐसे नशे भी हो जाता है जो लिए बिना वो खड़ा ही नहीं रह सकता, बात ही नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो इस नशे की लत है बहुत खराब। और आज के पीढ़ी में क्योंकि बच्चे बाहर रह रहे हैं, ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे, और वहाँ हॉस्टल में रहना, सिटीज़ में रहना, वहाँ पे किक जो होती है ना इमीडिएट कुछ मुझे मिल जाए, इसके लिए जो है एक, और उसमें बहुत पैसा है, ये लोग फ्री में दे के एडिक्ट कराते हैं करते हैं, और एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आपने देखा होगा इवन तंबाकू की बात मैं करूँ, तंबाकू में भी 60 से ऐसे रसायन हैं जो कैंसर के कारक हैं। और अभी 2 दिन पहले ही 31 में नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत सारे सरकारी उपक्रम चल रहा है कि नशा निवारण और नशा से दूर लोग रहे, उनको रिक्रिएशन। अपनी एक संस्कृति थी जिनमें भक्ति भाव में लोगों में रहते थे, आपस में बैठते थे। आजकल परिवार हो गए, छोटे छोटे परिवार, माँ बाप को समय ही नहीं बच्चों को देने के लिए, और उस दरमियान ये बच्चे इस नशे के आदि होते थे। अवेलेबल हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर्शियल और उसका हो रहा है। तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है नशे के आदि होना, नशे से होना, उससे जीवन बर्बाद होता है, इससे दूर ही रहना। है। मैं इसमें अब एक लास्ट पॉइंट जानना चाहूँगा सर, बहुत सारे लोग इतने आदी हो चुके हैं कि उनको नशा मुक्ति केंद्र पर जो है ले जाए जाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। क्या नशा मुक्ति केंद्र पर उनको एक बार वहाँ पर 6 महीने, साल भर, 3 महीने के लिए रखने के बाद वापस वो इस नशे को नहीं करेंगे तो और बेहतर ज़िंदगी जी पाएँगे, और कैसे उनको वहाँ से दूर रखा जा सकता है और कितना असर उनको होता है जब उनको नशा मुक्ति केंद्र में पहुँचाया जा सकता है? नशा, कोई भी नशा हो, दृढ़ निश्चय कर ले तो छोड़ सकते, बस दृढ़ निश्चय चाहिए। लेकिन कुछ नशे की वजह से हमारा शरीर उसके एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि जब हम नशा करते हैं तो अगर वो नहीं ले लेंगे, किसी का पेट साफ नहीं होता, किसी को नींद नहीं आती, किसी को जो है लगता है कि इससे एनर्जी किसी प्रकार की नहीं है। तो आपको इस नशे की चीज़ों की जो तलब होती है कि अब हो गया भाई 2 बज गए, मुझे, मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, या तंबाकू लेना है या शॉट लेना है, वो एक टाइम पीरियड बॉडी का क्लॉक, फिजियोलॉजिकल क्लॉक है, वो मांगता है। उसको कब अवॉइड करें जैसे भी हो। अगर मैं पेरेंट्स के साथ बैठूँ, किसी अध्यात्म में बैठूँ, या उन चीज़ों से दूर रहूँ, तो ये वो पीरियड चला जाता है। फिर जो आपकी सेकंड साइकिल होगी तब होगी। ऐसे 8-10 दिन हम दूर रहेंगे तो अपने आप बॉडी की सिस्टम वापस रिगेन कर लेती है, और वो अर्ज जो होता है लेने की, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उससे हम दूर हो सकते हैं। डी एडिक्शन कैंप में यही किया जाता है। वहाँ महीने 2 महीने जब रखते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। और कुछ जो पैच भी होते हैं जो जैसे निकोटीन का है, तो तंबाकू भाई नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट साफ नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, मुझे जो है कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो निकोटीन का पैच लगाया जाता है सूंघने के लिए। तो वो एक्चुअली निकोटीन नहीं होता, लेकिन वो पैच होता है, तो वो लगा के उनको दूर नशे से कर लेते हैं।
अब वो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद भी आ जाए, उसी संगत में वापस जाएगा वो, तो होने की संभावना, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि मुझे छोड़ना है, मुझे इससे दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो संभव है। लेकिन हम कर लिए, मैंने इलाज तो करा दिया, वापस आके जाके वही करेंगे तो इलाज लागू नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमारी विल पावर हो, मेरी इच्छा शक्ति हो कि मुझे छोड़ना है, और छोड़ने के लिए जो हमारा नशा अभी केंद्र है वहाँ जाए, उनका इलाज ले लें, और आने के बाद उस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाए, और फिर समाज का, हमारे संस्थान एनजीओज़ भी बहुत सारे जो कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही इस क्षेत्र में, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं, आओ भाई अध्यात्म करो, बैठो करो, दूसरे काम में लग जाए, या पेरेंट्स होते हैं, तो इसको हम छुड़ा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति, मुझे ये गलत है, नहीं करूँगा, ये ठान ले, तो बिल्कुल हर नशे से हम मुक्ति पा सकते डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल और कि आपने, जैसा कि जितना जानकारी हमें है, मुझे आपके बारे में है कि आपने अमेरिका से लेकर के और भारत में भी कई बड़े बड़े अस्पतालों में जो है आपने जो अपनी वर्किंग सेवा दी, आप थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं। हैं। मैं राजस्थान में एक्चुअली मेडिकल कॉलेज उदयपुर से मैंने मेरी करियर शुरू करी थी, और उसके बाद एसएमएस में 22 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। उसके अलावा मैंने बहुत विदेशियों में जो है, इटली से लेकर फ्रांस में है, यूएसए में है, कई जगह जो है यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट काम किया है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूँ, और यहाँ आपका जो यूनिवर्सिटी है, रामा यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हूँ, मेडिकल साइंसेज में आता रहता हूँ। तो मेरा एकेडमिक फील्ड में, इन क्षेत्र में, और विशेषकर मेरा जो कैंसर है और कैंसर होने के कारणों के बारे में, ज़्यादातर जो तंबाकू का है उसके बारे में मैं खूब आर्टिकल हिंदी में भी लिखता हूँ, किताबें भी लिखी हैं, और स्कूल कॉलेजेस में ऐसा कोई जगह मेरे जयपुर में रहा, जयपुर में, उदयपुर में नहीं छूटा, जहाँ मैं नशे के खिलाफ, इन चीज़ों के, ये नशे ही नहीं, खान पान, रहन सहन हमारा जो है, उसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ द वेल्थ। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब चीज़ें हैं, और स्वास्थ्य रखना हमारे खान पान, रहन सहन, आचार विचारों से आता है, और इसके ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ। मैं 5-6 एनजीओ जो है हमारे नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है, संस्थाओं उनसे जुड़ा हूँ, और खूब सारे कार्यक्रम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक साहब, यू। और नेक्स्ट टाइम पर आपको इससे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे सहयोग और सलाह लेते रहेंगे।